नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए और उन सभी ईपीएफ खाता धारकों के लिए जो फ्यूचर में ईपीएस 95 पेंशन योजना का लाभ लेने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि कब कैसे होगी यही नहीं जानेंगे, बल्कि ईपीएस 95 पेंशन के लिए जो 5-6 सालों से यहाँ पर संघर्ष किया जा रहा है ये भी क्यों किया जा रहा है ये भी यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन को लेकर वर्तमान में क्या स्थितियां यहाँ पर चल रही है ये सारा विश्लेषण आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन जानकारियाँ बहुत सारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर आमरण अनशन कर सामूहिक बलिदान की भी चेतावनी यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने दे दी है। जैसा कि एक प्रपत्र अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये प्रपत्र यहाँ पर जो है सभी सांसदों, विधायकों, माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री व माननीय श्रम मंत्री जी को भी यहाँ पर लिख दिया गया है। और इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने साफ कहा है कि यदि उनकी मांगे जल्द मंजूर नहीं की जाती है तो आमरण अनशन कर सामूहिक बलिदान भी वो यहाँ पर जो है दे सकते हैं। तो इस प्रपत्र में जो भी बातें यहाँ पर लिखी है और इस प्रपत्र की कॉपी भी आपको employekhabar.com पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ पर आकर आप इस पोस्ट को यथावत पढ़ भी सकते हैं और इन प्रपत्रों को डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और आप भी चाहे तो अपनी तरफ से सांसदों, विधायकों, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री व श्रम मंत्री जी को भेज सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पर अवगत हो ही कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी की ओर से पेंशनर्स बचाओ अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी और उनसे जुड़े पेंशन धारकों ने साफ तौर पर लिखित चेतावनी दे दी है कि यदि ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि नहीं की जाती है तो हमारे सदस्यों की प्रतिदिन जो यहाँ पर मौत हो रही है और तड़प तड़प कर ईपीएस 95 पेंशन धारक मर रहे हैं, उससे अच्छा है कि पेंशनर्स आमरण अनशन कर सामूहिक बलिदान ही यहाँ पर दे दे। ईपीएस 95 पेंशन के इस खबर के अनुसार सभी सांसदों, विधायकों, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री व श्रम मंत्री जी के नाम राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी ने सभी पेंशनधारकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान के तहत एक पत्र लिखा है और जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है। इस प्रपत्र की कॉपी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 3 पेजों का यह प्रपत्र है और इस प्रपत्र में क्या कुछ बातें लिखी है चलिए वही पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं। यहाँ विषय दिया गया है कि क्या गलती है हमारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ यह छल तो नहीं है। वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए न्याय प्रदान करने के लिए यह निवेदन किया गया है। पत्र में विस्तार पूर्वक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सभी स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रक्रिया हुई है उसको यहाँ पर बताया गया है और महोदय जी से निवेदन किया गया है, यानी कि यह पत्र जिसको भी सौंपा जाएगा उनसे निवेदन यहाँ पर किया गया है कि देश के 67 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकार, निजी क्षेत्र से रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जिन्हें अपनी सेवा काल में देश के नवनिर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया, आज वही पेंशनर्स अत्यंत कम पेंशन मिलने के कारण अत्यंत दयनीय व मरणासन्न अवस्था में जीवन जी रहे हैं। साथ ही परिवार व समाज में अपना सम्मान खोते जा रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 16 नवंबर 1995 को लागू की गई थी। एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम 1971 को बंद करके ये योजना यहाँ पर चालू की गई थी। उसके सभी असिस्ट और लेबोरेटरीज यानी कि जो भी उस समय के नियम थे 1971 वाली फैमिली पेंशन स्कीम योजना के, उसको जो है ईपीएस 95 पेंशन योजना में शामिल किया गया था। किसी भी प्रकार की अन्य योजना पेंशन योजना का पर्याय न देते हुए सभी सदस्यों को इस नई योजना ईपीएस 1995 योजना में सम्मिलित होने के लिए मजबूर किया गया था। उस वक्त भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने आवाज़ उठाई थी और इस योजना का विरोध यहाँ पर किया था। उस वक्त 1971 के पूर्व के जो भी कर्मचारी थे उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भी यहाँ पर विरोध हो रहा था। उन्हें अपनी इच्छा पर निर्भर रखा गया था। इस पुरानी योजना में कर्मचारियों का काटा गया पैसा, जिसका आज का मूल्य देखा जाए तो लाखों में होता है, यह ईपीएस 95 योजना में जमा हो गया था। इसके बाद कर्मचारियों ने उसकी पूरी सेवा के दौरान सरकारी नियमों के अनुसार, सरकार ने समय समय पर नियम बदले, उनके अनुसार रुपये 417, रुपये 541 व रुपये 1250 के
तौर पर यहाँ पर प्रति माह पेंशन फंड में जमा किए, जिसका प्रति पेंशन आज का मूल्य यदि देखें तो 15 लाख रुपए तक यहाँ पर जो है बनता है। वह इन वृद्ध पेंशन धारकों की पेंशन दी जाने वाली जो रकम है वो 300 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक ही है। यह राशि इतनी कम है कि इनके पति पत्नी का जीवन यापन तो दूर, इस वृद्ध अवस्था में इस राशि से औषधि उपचार का खर्च भी पूरा नहीं होता है। इस EPS 95 योजना के अंतर्गत जो यह अल्प पेंशन राशि तय की जाती है वह पेंशन आजीवन कायम रहती है। पूंजी की वापसी का प्रावधान भी वर्ष 2008 में एक तरफा तौर पर यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, जिससे भी EPS 95 पेंशन धारकों में यहाँ पर नाराजगी है। दिनांक 7/1/1996 को देश के लगभग सभी समाचार पत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की ओर से आधिकारिक तौर पर विज्ञापन देकर प्रसारित व प्रचारित किया गया था कि EPS 95 योजना सरकारी योजना से 10% से अधिक लाभदायक रहेगी। नई पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर पेंशन संबंधी लाभ सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभों से अधिक है। सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन व महंगाई भत्ता वृद्धि प्राप्त करते हैं। नई पेंशन योजना के अंतर्गत इसका मूल्यांकन 3 वर्ष अथवा इससे पूर्व किए जाने का प्रावधान है। सरकार इस मूल्यांकन को वार्षिक रूप में किए जाने के लिए भी सहमत हो गई है और इस योजना में पूंजी की वापसी का भी प्रावधान है, जो कि EPS 95 पेंशन धारकों की एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत नहीं है। लेकिन EPFO ने उस समय कहा था कि यह योजना सरकारी योजना से 10% अधिक अच्छी होगी, जो कि अभी अच्छी साबित नहीं हो रही है। इन्हीं सभी विज्ञापनों से प्रभावित होकर उस समय कर्मचारियों का इस योजना की सदस्यता की जबरदस्ती लागू करने का जो विरोध यहाँ पर किया गया था वह धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि यह सिर्फ भविष्य निर्वाह निधि जमा करने वाले के लिए बहुत लुभावना प्रस्ताव उस समय दिया जा रहा था उस वक्त के केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद वर्ष 2008 में पूंजी वापसी का भी नियम यहाँ पर बदल दिया गया और 2014 में वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का प्रावधान भी एक तरफा रूप से योजना से समाप्त कर दिया गया। सन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कम से कम पेंशन राशि 1000 रुपये करने की घोषणा की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से यदि देखा जाए तो सन 2014 में ही योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया गया और पेंशन की गणना जो कि पहले 12 महीने के आधार पर होती थी उसे पिछले 60 महीनों की औसतन वेतन के आधार पर करने की घोषणा यहाँ पर की, जिससे कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन की गणना के हिसाब से, पेंशन के कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी पेंशन में यहाँ पर कमी आ गई। तो एक तरफ तो सन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की, वहीं दूसरी तरफ से पेंशन धारकों की पेंशन में कमी भी कर दी। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC ने पीड़ित EPS 95 पेंशन धारकों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए पेंशनर्स की उचित मांगों को मंजूर करवाने के लिए देश भर में पिछले 5 वर्षों में तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, दिल्ली तक भी विविध प्रकार के आंदोलन किए हैं। जैसा कि समय समय पर उठाए गए जो भी कदम है उन सभी की सूचना हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर देते रहे हैं। माननीय श्रम मंत्री जी के साथ NSC के प्रतिनिधियों की कई बैठकें संपन्न हुई है। माननीय श्रम मंत्री महोदय ने सभी की बातों को यहाँ पर सुना है, अधीनस्थ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की है, कई कार्यवाही की है, आश्वासन भी दिए है, लेकिन मुख्य मांगों के संदर्भ में कोई भी फाइनल निर्णय यहाँ पर नहीं लिया गया है और ना ही हुआ है। आपको कई न्यूज़ सोर्सों से यह जानने को मिलता होगा कि आज ये खुशखबरी आ गई, कल वो खुशखबरी आ गई, आज पेंशन 7000 कर दी गई, आज 10000 कर दी गई। तो अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ EPS 95 पेंशन वृद्धि पर कोई भी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। ऐसी जो भी भ्रामक खबरें आ रही है उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे पत्र में लिखा गया है कि श्रम मंत्री जी की सलाह पर व सभ्यता पर विश्वास रखकर देश के सभी आंदोलन जो भी EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में किए जा रहे थे उन्हें वापस ले लिए गए। सिर्फ NSC के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से क्रमिक अनशन अखंडित यहाँ पर शुरू है और ये आंदोलन लगभग पिछले 908 दिनों से यहाँ पर जारी है। सौभाग्य से दिनांक 4/3/2020 को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ NSC की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी, NSC के प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों की समस्याओं को ध्यान से सुना व संबंधित मंत्रियों को आदेश भी दिए, लेकिन अभी तक फिर भी EPS 95 पेंशन धारकों की
पेंशन वृद्धि और जो 4 सूत्रीय मांगे हैं उस पर कोई भी फाइनल निर्णय नहीं आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ध्यानाकर्षण के लिए ईपीएफओ की अनुचित व्यवहार व बर्ताव के विरोध में दिनांक 6/4/2021 से 15/4/2021 तक देश के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा विरोध दिवस आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय सभी सीबीटी मेंबर्स को ज्ञापन सौंपे गए। दिनांक 1 जून 2021 को देश के सभी पेंशनर्स ने एक दिन का देशव्यापी उपवास रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके दिए गए वचन का स्मरण दिलाने हेतु यहाँ पर फिर से प्रयत्न किया। अब पेंशनर्स की मांगों को शीघ्र मंजूर करने हेतु ईपीएस 95 पेंशनर्स की गंभीर समस्याएं, पेंशनर्स में व्यापक रोष व बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी व सरकार तक पेंशन धारकों की करुणा भरी पुकार को पहुंचाने, मांगों को मंजूर करवाने हेतु ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ राष्ट्रीय अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है। माननीय महोदय, सम्मानपूर्वक पेंशन वृद्धि हेतु वर्ष 2008-9 में एक्सपर्ट कमेटी, वर्ष 2013 में भगत सिंह कोश्यारी कमेटी, वर्ष 2018 में हाई एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी और फिर से लेबर पर संसदीय समिति का गठन यहाँ पर किया गया है। यानी कि 4 समितियाँ बना दी गई है। इनके फैसले आने के बाद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की वृद्धि पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के 4 मांगे हैं उसमें मिनिमम पेंशन के विषय में कहा जाता है कि सेल्फ फंडेड स्कीम है, लेकिन यह सत्य है कि सरकार का अंशदान 1971 की पुरानी स्कीम में, जो कि फैमिली पेंशन के नाम से जानी जाती थी, उस समय 1.16% होता था, जो कि आज भी 1.16% होता है, जिसे कोश्यारी समिति ने बढ़ाकर 8.33% करने की सिफारिश की थी। ईपीएफओ की ओर से कहा जा रहा है कि पेंशन वृद्धि बिना बजटीय सपोर्ट के यहाँ पर संभव नहीं हो सकती, इसलिए ये मामला अभी तक जो है लटका हुआ है। दूसरी जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड है, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के संबंध में सादर है कि ईपीएस 95 स्कीम में प्रावधान होने के बाद भी उच्च पेंशन नहीं दी जाती थी। मजबूरी में पेंशनर्स न्यायालय में जाते रहे, जीतते रहे व ईपीएफओ की ओर से विरोध श्रृंखला लगातार जारी रही। अंत में दिनांक 4/10/2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में आदेश दिया। इसी आदेश के अनुसार सभी शासकीय औपचारिकताओं को पूर्ति के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 23/3/2017 को परिपत्र जारी कर दिया, जिसकी घोषणा श्रम मंत्री जी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े न्यायालय यानी कि संसद में की कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद ईपीएफओ ने दिनांक 31/5/2017 को एक एंट्राइम एडवाइजरी जारी कर उच्च पेंशन पर रोक लगा दी और अब ईपीएफओ ने स्वयं के पत्र, जो कि दिनांक 23/3/2017 को जारी किया गया था, उसे भी अभियंस में यहाँ पर रख दिया है। मेडिकल सुविधा की जहाँ तक बात आती है तो मेडिकल सुविधा के विषय में श्रम मंत्री जी ने संसद में समय समय पर संसद सदस्यों को पत्र लिखकर अवगत किया है कि योजना विचाराधीन है, कार्य चल रहा है, लेकिन ईपीएफओ दलील में कहता है कि स्कीम में मेडिकल सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है। इन सब तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं यह ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रति ईपीएफओ का छल तो नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ के पास 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पेंशन फंड अभी भी है, फिर भी पेंशनर्स को देने के लिए वह कहता है कि उसके पास कुछ पैसे नहीं हैं। अब तो कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 स्कीम का रिफॉर्म किया जाएगा। इस तथाकथित रिफॉर्म में फिर से समय लगेगा और इसी समय से पता नहीं कितने हमारे जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो स्वर्ग सिधार जाएंगे। हम सभी पेंशनर्स तो पहले ही सरकार के निर्देशानुसार ही इसमें जो है अंशदान करते रहे हैं। यदि ये योजना फिर से रिफॉर्म होती है तो इसमें काफ़ी समय यहाँ पर जो है चला जाएगा, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये मांगे और ज़्यादा लंबित हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर अनुरोध किया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन 7,500 महंगाई भत्ता मंजूर करवाए। यदि आवश्यक पड़ता है, योजना में बजट की कमी पड़ रही है, तो इसे बजट से पैसे इसमें लगवाए जाए, बजट में प्रावधान किया जाए, इसके लिए कानून पास किए जाए। यह उचित मांग कोश्यारी कमेटी राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार है, जो कि उस समय 3,000 रुपये थी, लेकिन महंगाई दर और जो वर्तमान में महंगाई बढ़ी है उसे देखते हुए यह 7,500 रुपये यहाँ पर होती है। ईपीएफओ द्वारा जारी की गई अंतरिम एडवाइजरी जो कि 31/5/2017 है, उसे वापस लेकर ईपीएफओ के परिपत्र 23/3/2017 के अनुसार उच्च पेंशन प्रदान की जाए। सविनय सादर है कि मिनिमम पेंशन 7,500
व वास्तविक पेंशन उच्च पेंशन का विकल्प, यह दोनों मांगे यदि साथ साथ मंजूर की जाए तो उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले पेंशनर्स की संख्या, बढ़ती हुई उम्र, जमा किए जाने वाली राशि की उपलब्धता आदि कारणों से जो है यहाँ पर नगण्य होगी। इस उच्च पेंशन के विषय में ईपीएफओ के कुछ अधिकारियों द्वारा बाल की खाल निकाले जैसा प्रयत्न किया जा रहा है। वह गलत आंकड़े भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वरिष्ठों को व जो बड़े नेता है उन लोगों को भी यहाँ पर दिशा भूल पर पेंशनर्स को इस कुचक्र में फंसाया जा रहा है। सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को तथा उसके पति पत्नी को मेडिकल सुविधा दी जाए। यदि स्कीम में प्रावधान नहीं है, जो कि यहाँ पर कई बार मंत्रियों व ईपीएफओ का कहना है कि मेडिकल सुविधा देना स्कीम में प्रावधान नहीं है, तो कृपया यह करवाए और नियम बनाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा का प्रावधान उपलब्ध हो। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन योजना में शामिल नहीं किया है, उन्हें उसका सदस्य बनाकर योजना में लाया जाए अथवा मिनिमम 5,000 रुपये की राशि दी जाए। देश में ऐसे कर्मचारियों की, ऐसे पेंशनर्स की संख्या यदि देखी जाए तो ये जो है बहुत कम ही है, इसलिए इनकी समस्याओं पर भी ध्यान रखा जाए। आगे पत्र में प्रपत्र सौंपे जाने वाले महोदय से निवेदन किया गया है, आप ही हमारे लिए सरकार है, अब आपके हाथ में ही क्या इन वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों को तड़प तड़प कर मरने दिया जाएगा? यदि नहीं तो इनके साथ न्याय कर इन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाए। यह भी सादर है कि देश के प्रति माह लगभग 5,000 से भी ज़्यादा पेंशनधारक संसार को विदा कहते जा रहे हैं। अब कोरोना महामारी के चलते इनका औसतन मृत्यु दर और भी बढ़ गया है। कृपया अब और अधिक प्रतीक्षा न करवाएं, क्योंकि सभी पेंशनर्स हमारे संगठन एनईसी के माध्यम से पिछले 5 वर्षों से तो संघर्षरत कर ही रहे हैं। अब अधिकांश पेंशनर्स जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, जिनकी उम्र 65 वर्ष या इससे ज़्यादा है। व्यक्ति की औसतन उम्र 70 वर्ष के हिसाब से यदि देखा जाए तो 5 से 6 वर्ष ही यहाँ पर पेंशनधारकों को पास जीने के लिए है, तो उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक यहाँ पर प्रदान किया जाए। हमारे अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र के पेंशनर्स का मानना है कि यदि हमारी उपरोक्त मांगे आगामी संसद सत्र में पूरी नहीं होती है, तो हमारे सदस्यों की प्रतिदिन मौतें देखना तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि संसदीय क्षेत्र के सभी पेंशनर्स आमरण अनशन कर सामूहिक बलिदान यहाँ पर दे दे। शीघ्र न्याय की प्रतीक्षा करते यहाँ पर संसदीय क्षेत्र के सभी पेंशनर्स की ओर से इस तरह का प्रपत्र सांसद, विधायक और इन प्रपत्रों की कॉपी यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार, माननीय वित्त मंत्री जी भारत सरकार, माननीय श्रम मंत्री जी भारत सरकार व सभी सीबीटी सदस्यों को यहाँ पर भेजी गई है। तो दोस्तों, इस तरह का एक बहुत ही बड़ा, लंबा चौड़ा और विस्तार पूर्वक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को, अभी तक किए गए प्रयासों को और किस तरह से ये योजना ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए लागू की गई थी, कब कब क्या परिवर्तन किए जिससे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं यहाँ पर पेंशन वृद्धि हो रही है, उन सभी कारणों को डिटेल में समझाते हुए इन प्रपत्रों की कॉपी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पेंशनर्स बचाओ अभियान के अंतर्गत सभी सांसदों, विधायकों, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री व श्रम मंत्री जी तक यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। प्रपत्र की कॉपी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्हें पाने के लिए आप एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम अकाउंट से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही www.employcover.com पर विजिट करके इन्हें जो है आराम से पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड कर अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद, विधायक या वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री जी को भेज सकते हैं। सो आई होप दोस्तों, आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ईपीएस 95 पेंशन के बारे में, ईपीएस 95 पेंशनर्स आंदोलन क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या उचित मांगे हैं, उस पर सरकार के क्या जवाब आए हैं और अब ईपीएस 95 पेंशनर्स क्या कदम यहाँ पर उठा रहे हैं, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो आगे के लिए डिमांड है, उन सभी के बारे में ईपीएस 95 पेंशनर्स और उन सभी ईपीएफ मेंबर्स को भी जो कि कल को यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर्स बनने वाले हैं, तो उन्हें भी अवगत हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। इसी तरह से पीएफ पेंशन कर्मचारियों से जुड़ी नई खबरें और सरकार की जो भी सरकारी योजनाओं के जो नए लेटेस्ट अपडेट है, उन्हें जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।